जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जी मोहम्मद अवैस। क्या हाल है माशाल्लाह सब दोस्त बाखरियत से हैं। उम्मीद करता हूं माशाल्लाह आप लोग बाखरियत होंगे। आज का वीडियो का अनुमान आपके सामने स्क्रीन पर है जी। सर सैयद शिबली और हाली के अदबी कमालात में असलूब का क्या किरदार रहा है। हम बारी बारी इनके किरदार के बारे में पढ़ेंगे कि उन्होंने जो अपनी तहरीरें की उनका तरीक़ेकार क्या था, क्या सलूक था। सर सैयद के अदबी कमालात। सर सैयद सन 1817 में दिल्ली में पैदा हुए। वालिद का नाम मीर तकी था। 80 साल की उम्र में सन 1898 में वफ़ात पाई। ये इनका थोड़ा सा तारुफ था। सर सैयद अहमद खान की तसनीफ़ी ज़िंदगी का आगाज़ सैयदुल अखबार से होता है, जो इनके भाई सैयद मोहम्मद ने जारी किया था। इस वक्त सर सैयद की उम्र 16 साल थी। इसके बाद मुसलसल लिखते रहे। उन 63 सालों में इनकी 30 से ज़्यादा तसानीफ इनकी यादगार हैं, जिनमें से चंद दर्ज झैल हैं। नंबर 1 पे जी तोहफ़े हुस्न, नंबर 2 पर जी सिलसिलतुल मलूक, नंबर 3 पे जी उर्दू लुगत, नंबर 4 पे जी अज़वाजुल मुतहरात। इनके बदवार की बात करें तो पहला दौर है जी सन 1840 था सन 1857। दूसरा दौर है सन 1858 था सन 1868। तीसरा दौर सन 1869 था सन 1898। इन तीनों अदवार में सर सैयद की कमोबेश 32 कुतब और एक अदबी व मुआशरती रसाला, तहज़ीबुल अखलाक और साइंसी रसाला अलीगढ़ इंस्टीट्यूट साइंटिफिक गज़ट मंजर आम पर आए। पहला दौर कब से शुरू होता है? सन 1840 से सन 1857। दूसरा दौर सन 1868। तीसरा दौर सन 1869 था सन 1898। इन तीनों अदवार में सर सैयद की कमोबेश 32 कुतब और एक अदबी और मुआशरती रसाला तहज़ीबुल अखलाक और एक साइंसी रसाला अलीगढ़ इंस्टीट्यूट साइंटिफिक गज़ट मंजर आम पर आए। सर सैयद ने दिल्ली के अमारात और आसार कदीमा का तज़किरा नहायत रंगीन बयानी के साथ किया है। इस काम में इनकी रहनुमाई अदीब मौलवी इमाम बख्श सुबहाई ने की। सर सैयद ने लिखने लिखाने का आगाज़ सैयदुल अखबार से किया था। इस अखबार में लिखी हुई तहरीरें ही इसकी इब्तदाई नसर के नमूने हैं। बकौल हामिद हसन कादरी, सर सैयद के सबसे बड़ी इल्मी और अदबी खिदमत इस अखबार में मज़मून नफीसी थी। सर सैयद के दूसरे दौर में सर सैयद की नसर का असलूब सादगी की तरफ माइल हो चुका था। सर सैयद की तसानीफ का तीसरा और आखिरी दौर नसर इत्तका की मंजिल की तरफ गामज़न नजर आता है। इनकी नसर में सादगी मिलती है। सर सैयद की इस्लाही काविशें इस दौर में अरूज पर नजर आती हैं और नसर नगारी में जिद्दत पसंदी पाई जाती है। बात करें हम अल्लामा शिबली नमानी की, तो अल्लामा शिबली नमानी सन 1857 में पैदा हुए। वालिद का नाम शेख हबीबुल्ला था। शिबली का उसलूब बयान करें तो इनके उसलूब बयान जिस तरह हम रेडियो में किसी की आवाज़ सुनते हैं तो सुनकर बेसाख्ता कह उठते हैं कि लीजिए अलिफ बोल रहे हैं।
اسی طرح کسی تحریر کو دیکھ کر ہم بلا تکلف کہہ سکتے ہیں کہ یہ فلاں انشا پرداز کی عبارت ہے۔ اس راز کا انکشاف ہر مصنف کے مخصوص لب و لہجہ و مرغوب الفاظ سے ہوتا ہے۔ محبوب الفاظ کی بات کریں تو مولانا شبلی کی کتابوں کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے چند جملے اور الفاظ ایسے ہیں جن سے ان کی تحریر خالی نہ ہوگی۔ المامون سے لے کر سیرت النبی تک ہر بحث میں ان کے مخصوص جملے اور الفاظ اس قدر تواتر سے سامنے آتے ہیں کہ ان کی بدولت بغیر اشارہ اور رہنمائی کے ہر جگہ پہچاننے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ ان میں سے چند درج ذیل ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں جی؟ مولانا شبلی کی کتابوں کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے چند جملے اور الفاظ ایسے ہیں جن سے ان کی تحریر خالی نہ ہو، اور انہوں نے بغیر کسی اشارے اور رہنمائی کے ہر جگہ پہچاننے کے قابل ہو جاتے ہیں، جن میں ان میں سے درج ذیل فخر، ناز اور مفاخر۔ یہ الفاظ مولانا کی تحریروں میں جوش پیدا کرتے ہیں۔ دیکھتے ہی محسوس ہوتا ہے کہ شبلی کے لیے یہ الفاظ کس قدر نفسیاتی اہمیت رکھتے ہیں۔ اسی طرح شباب و مستی، نشہ، شراب، انجمن، جوہر، روح و جان، رفتہ رفتہ، تم، ان سب الفاظ کا استعمال کافی بار دیکھنے کو ملتا ہے۔ احساس کمال و عظمت شبلی کے اسلوب کی صفت میں اس کی وہ قدرت ہے جو ان کے احساس کمال اور احساس عظمت کی پیداوار ہے۔ شبلی کو اپنے مقصد کے برتر اور اعلیٰ ہونے کا پورا یقین تھا۔ تخیل کا عنصر کی بات کریں تو شبلی کی نثر کا ایک پہلو یہ ہے کہ اس میں فکری قوت کے ساتھ ساتھ لطف اور اثر بھی پایا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ فکر کے خاکوں میں تخیل کا رنگ بھرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر اعجاز و اختصار کی بات کریں تو شبلی کے بیانات کی بڑی خصوصیت اعجاز و اختصار ہے۔ اختصار ان کے بیان میں بڑا حسن پیدا کرتا ہے۔ وہ بے ضرورت جزیات کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ان کی نثر میں اعجاز کی تکمیل کا ایک ذریعہ روزمرہ محاورہ کا استعمال ہے۔ محاورہ ان کی عبارت میں چستی اور چمک پیدا کرتا ہے۔ پھر ہم بات کریں جی طنز و تعریض کی تو مولانا کی تصانیف کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی تحریروں میں وقت کے ساتھ ساتھ طنز کا گہرا اثر ہوتا گیا۔ المامون اور سیرت النبی میں طنز و تعریض کا انداز نسبتاً دھیما ہے، مگر جوں زمانہ گزرتا گیا ان کے قلم میں تلخی بڑھتی گئی۔ طنز و تعریض کی بات کریں تو مولانا کی تصانیف کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی تحریروں میں وقت کے ساتھ ساتھ طنز کا گہرا اثر ہوتا گیا۔ المامون اور سیرت النبی میں طنز و تعریض کا انداز نسبتاً دھیما ہے، مگر جوں زمانہ گزرتا گیا ان کے قلم میں تلخی بڑھتی گئی۔ 37 میں پانی پت کے انصار محلہ میں پیدا ہوئے۔ سن 1904 میں شمس العلماء کا خطاب ملا۔ مجموعہ نثر کی بات کریں تو حال ہی کے نثری مجموعہ میں طباق العرض، اصول فارسی، مجالس النساء، حیات سعدی، مقدمہ دیوان حالی، یادگار غالب وغیرہ شامل ہیں۔ کون سے شامل ہیں جی؟ طباق العرض، اصول فارسی، مجالس النساء، حیات سعدی،
मुकदमा दीवान हाली और यादगार गालिब वगैरह शामिल हैं। हाली का असलूब नसर की बात करें तो सन 1857 के बाद उर्दू के जिन 3 अदीबों सर सैयद, हाली और शिबली ने शोहरत महसूस की, इन पर मजहब का असर बेहद ज़्यादा था। हाली की इब्तदाई किताबें जिस असलूब में लिखी गईं, इनका असलूब जज्बाती और मुनाज़राना अनासर से तश्कील पाता है। हाली के नाक़दीन ने मुतफ़िक़ा तौर पर हाली के जिस असलूब का ज़िक्र करते हैं वो सादगी है। सन 1893 में उन्होंने जब अपने बेमिसल तनकीदी का कारनामा मुकदमा पेश किया तो उसमें भी उन्होंने शेर के लिए जिन चीज़ों को लाजमी करार दिया, इसमें सादगी को अवलियत दी। ऐसी सादगी जिस पर रंगीनी को कुर्बान करने को दिल चाहे, इसका जिक्र ज़ैल के सतूर में किया गया है। फितरी और बेसाख्ता सादगी। हाली का ताल्लुक पानीपत से था। ये एक ऐसा खित्ता था जो दिल्ली, हैदराबाद, लखनऊ की तरह हाली का ताल्लुक पानीपत से था। एक ऐसा खित्ता था जिसकी ज़ुबान के हवाले से ख़ास तरह की कम्प्लेक्स ना रखता था। रोमानियत से दूरी। हाली के अक्सर हम असर रोमानवी मजाज के हामिल थे। शिबली और आज़ाद अपने माजी पर फ़ख्र करते थे, लेकिन हाली अपने माजी की अज़मत से बाखबर होने के बावजूद इस कबील की रोमानियत से कोसों दूर थे। तसन्नो बनावट से आरी। हाली खुद एक सादा और मुनकरुल मजाज इंसान थे। इनके हाँ कोई तसन्नो और बनावट ना थी। इनके शख्सी वस्फ का अक्स उनके असलूब में नज़र आता है। सादगी की बात करें तो सादगी बुनियादी तौर पर अजहार की ऐसी खूबी है जो फ़िक्र, ख्याल और जज्बे को बयान करती है। हाली अपने मुआसिरीन के मुकाबले में ज़्यादा सादा मजाज, मोतदिल और मुतवाज़न थे। हाली की निगाह बुनियादी तौर पर अदीब से ज़्यादा मुदब्बिर थी और अदबी मामलात में सर सैयद से ज़्यादा गहरे थे। संजीदगी और मतानत की बात करें तो हाली की बड़ी नसरी असलूब को हाली के नसरी असलूब को उर्दू नसर की तारीख में सादगी के साथ साथ जो खूबी मुमताज़ करती है वो इसकी संजीदगी और मतानत है। वज़ाहत और सलाहत। हाली की नसर जहाँ सादगी संजीदगी की हामिल है, वहाँ एक खूबसूरत वस्फ, वज़ाहत और सराहत और तजियाती अंदाज है। ये जी मैंने आपके सामने सर सैयद, शिबली और हाली के असलूब के बारे में कुछ नुकात पेश करने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन होगा उसको प्रेस कर दें। दुआओं में याद रखें। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अल्लाह हाफिज़।